जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना एयर क्लासेस में। मैं हूं अजीत रंजन, आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज क्लास 8 की सभी के सभी चैप्टर वाइज फार्मूला। तो मैं बात करने वाला हूं आज फार्मूले की मैराथन क्लास में। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे सारे के सारे फार्मूले में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, पहला चैप्टर जो है हमारा परिमेय संख्या है, जिसमें आपको पहला फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, जो आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से दिया गया है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अगर आपकी निकालनी हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a+b/2 का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। मतलब जो भी दो परिमेय संख्या दिया गया है उसे a और b मानेंगे, और दोनों के जोड़ करके अगर 2 से आप भागा देते हो तो इसके बीच की परिमेय संख्या निकल जाता है। यानी यहाँ पे लिखा है जहाँ a तथा b परिमेय संख्याएं हैं। मतलब आपको इस बात को समझना होगा कि यदि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों के जोड़ करके 2 से भागा देंगे। अगर आगे देखा जाए, यहाँ पे एक चीज़ें और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर आपको पूछा जाए कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जो है इसमें आपको ये भी जान लेना है कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपको परिभाषा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वे संख्याएं जो अंश तथा हर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या आप देख पा रहे हैं जहाँ Q≠0 तथा P और Q के मान जो है ना, P और Q के मान जो है ना, P और Q एक पूर्णांक होनी चाहिए। P तथा Q एक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। जैसे पूर्णांक होने का मतलब, पूर्णांक क्या होता है, आप संख्या रेखा पे, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 0 से आप स्टार्ट करके, यानी कोई पूर्ण संख्या में, यदि कोई पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 है ना, 2 3, इस प्रकार से आप डॉटेड में अनंत तक जाते हो, प्लस में है ना, प्लस में अनंत तक जाते हो। फिर इसी प्रकार से -1 -2 हो गया, -3 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, ये जो आपके पूरा के पूरा माइनस इन्फिनाइट तक जो भी पूरी संख्या मिलता है ये सब के सब पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक कहने का मतलब आपने ये समझा कि हम कहीं भी, अगर कहीं भी हम P और Q के जगह पे एक पूर्णांक रखते हैं, मतलब जैसे 8 बटे, आप लिख सकते हो 8 बटे, इस प्रकार से 8/9, 8/9, तो आप कहेंगे एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 भी एक पूर्णांक है और 9 भी एक पूर्णांक है। अगर कभी भी आपको नीचे 0 मिल जाए, कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी आपको 8/0 अगर ऐसे कहीं दिया गया तो इसे आप इसे आप परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि Q के मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये परिमेय संख्या का कंडीशंस होता है। तो आपको समझ आ गया, वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q≠0 और P और Q एक पूर्णांक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म आपको यहाँ पे 3 गुणधर्म डिस्कस की गई है, जो मैं आपको डीपली तो नहीं समझाऊंगा, बट आपको इस बात को समझना है परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म क्लास 8 में जिक्र की जाती है। जिसमें पहला है, आपको संवृत्त के बारे में बताया गया। पहला संवृत्त है, दूसरा कर्म विनिमयता है, और तीसरा सहचर्यता है। ध्यान रखना है आपको, इन 3 परिमेय संख्या के गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, अगला जो है कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है योजितत्समक। योजितत्समक किसे कहते हैं आपको समझना है। किसी संख्या का योजितत्समक वह संख्या होता है,
जिसे जोड़ने पर प्राप्त योगफल वही संख्या हो जो जोड़ी गई हो। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी संख्या का योग तत्समक वह संख्या होता है, जैसे 8 को अगर किसी संख्या से 8 से कौन सी संख्या से जोड़े जो कि जिसमें जोड़ा जा रहा है संख्या वही प्राप्त हो, मतलब 8 में 0 जोड़ने पर वही प्राप्त होगा जिसमें जोड़ा जा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या के लिए 0 जो है ना योज्य तत्समक कहलाएगा, मतलब 0 को किसी भी संख्या से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है, शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है जो आपको समझना है, वह संख्या जिससे किसी संख्या को गुना करने पर वही संख्या प्राप्त हो उसे गुणात्मक संख्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। मतलब मैं आपको इस बात को क्लियर कर देना चाहूंगा कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है, वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे हम बात करते हैं 5 को, 5 में किससे गुना किया जाए ताकि 5 ही प्राप्त हो, तो आप कहिएगा कि 5 में 1 से गुना करते हैं ना तो 5 ही प्राप्त होता है। तो मतलब 1 5 का गुणात्मक तत्समक है, एक क्या है 5 का गुणात्मक तत्समक है। तो कहा जा रहा है, यहाँ पे लिखा गया एरो में, एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अगर आपका दिया गया योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम के बारे में आप समझिएगा, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जिससे उसे जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त हो। हम बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जिससे उसे जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त हो। हम बात कर लें अगर कोई संख्या इस प्रकार से 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहिएगा 8 को 8 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 0 प्राप्त हो, तो आप यहाँ पे कहेंगे 8 में अगर -8 जोड़ते हैं तो योगफल 0 प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको लिख भी दिया गया है, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या होता है। विपरीत चिन्ह वाली संख्या कहने का मतलब मेरा ये है कि 8 प्लस वाले हैं तो आप उसमें अगर विपरीत चिन्ह -8 को अगर जोड़ते हो तो 0 प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जो दिया गया, अगर -7/8 दिया गया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +7/8। क्लियर हो गया, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम उसका विपरीत चिन्ह वाली संख्या ही होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चैप्टर नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में दिया गया है घातांक और घात। घातांक और घात से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझना है। आप यहाँ पे बारी बारी से जैसे दिया गया है, एक पहला फॉर्मूला दिया गया है आपका a पर पावर m, अगर a पर पावर माइनस में m दिया गया है इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो 1/a पर पावर m होता है, जहाँ a क्या है आपका आधार है, a और b अगर दिया रहेगा तो ये आधार होगा, है ना, और m और n यहाँ पे आपको समझना लिखा हुआ है, a और b आपका आधार होगी और m और n आपका घात होगा। इस बात को ध्यान देना है, अगर किसी भी संख्या पर पावर माइनस हो, जैसे 5 पे पावर हम -2 दिए हैं तो इसका वैल्यू अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 पर पावर 2 हो जाएगा। यानी पावर को प्लस करने के लिए आप उसे अंश आधार में लिखेंगे, है ना, यानी उस आधार को बटा में रखेंगे, यानी हर के रूप में इसको बदलेंगे, तब ए पावर पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दूसरा फॉर्मूला है, दिया गया है a पर पावर m बटे a पर पावर n इज इक्वल टू क्या है, a पर पावर m माइनस n, यानी a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n, है ना। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि यदि आप किसी संख्या पर आधार जब सेम होता है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के दिखा देते हैं, जैसे 3 पर पावर 5, ध्यान दीजिएगा 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 5 है और बटे 3 पर पावर 4 है। अब इसका हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप कहिएगा तो 3 पर पावर 5 माइनस 4, 3 पर पावर 5 माइनस 4, क्या किया मैंने, पावर जैसे था बस आधार को सेम है तो आधार सेम लिख दिए, और पावर जब बट्टा में होता है तो माइनस होता है, तो 3 पर पावर कितना हो गया 1, यानी इसका वैल्यू 3 आ गया, 3 आ गया। आप इस प्रकार से इसका एग्जांपल बता सकते हो। नेक्स्ट अगर अगला फॉर्मूला की बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर फॉर्मूला में कहा जा रहा है a पर पावर m और m पर पावर n, यानी पावर पे पावर जब होता है a पर पावर m और इस पे भी पावर n है तो पावर पे पावर आता है, आधार को ऐसे लिखते हैं और m गुने n कर देते हैं, मतलब इसको एग्जांपल अगर बताया जाए तो आप इस प्रकार से बता सकते हो, अगर a पर पावर जैसे हम बात कर लेते हैं 2 पर पावर 3 है और 2 पर पावर 3, इस पे भी पावर अगर 2 दे दिया जाए तो आप इसका वैल्यू कहेंगे 2, तो ऐसे ही रखना, आपको पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 3 गुने 2 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6, यानी 2 पर पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से इन अगर तीसरा फॉर्मूला की बात किया जाए तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चौथा फॉर्मूला की, तो चौथा फॉर्मूला आपको दिया गया है a पर पावर m, ध्यान दीजिएगा a पर पावर m, है ना, जो आप देख पा रहे हैं a पर पावर m बटे b पर पावर m बराबर आपको दिया गया है a बटे b पर पावर m। यहाँ पे क्या किया गया, आपको आधार अलग अलग है लेकिन क्या है, पावर सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया गया है उसको बटा में रखना और पावर को ला करके जो अलग अलग पावर सेम था उसको पावर को ऊपर रख देना है, मतलब a बटे b पर पावर m कर देना है। नेक्स्ट अगर फॉर्मूला की बात करें फॉर्मूला नंबर 5 को, तो दिया गया है क्या, a पर पावर m, है ना, 5 नंबर फॉर्मूला में दिया गया a पर पावर m और गुने b पर पावर m इंटू, मतलब गुना ही है, a पर पावर m गुने b पर पावर m बराबर a इंटू b पर पावर क्या है m है। मतलब अलग अलग संख्या जब पावर के रूप में हो और गुना में हो तो उन दोनों आधार जो है ना, दोनों आधार को गुना करके पावर को लिख देना होगा। जैसे पावर यहाँ पे m है तो m को लिख दिया मैंने, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फॉर्मूला नंबर 6 की, तो दिया गया है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको 6 नंबर फॉर्मूला में दिखाई दे रहा होगा, है ना, a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी इस बात को समझना है, दुनिया में आपको कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उस पर अगर पावर 0 बैठ जाए, है ना, उस पर अगर पावर 0 दे दिया जाए, जैसे हम कहेंगे कि 12 पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये आपको 10th क्लास में भी पूछी जाती है कि आप बताइए a पर पावर 0 का मान क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 दे दिया गया हो तो इसका मान आपको कितना बताना है, उसका मान आपको बताना है 1, है ना, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 दिया गया है तो। अगर बात किया जाए फॉर्मूला नंबर 7 की, तो 7 में दिया गया है a पर
पर पावर m गुने गुने a पर पावर n। आधार यहाँ पे आपको सेम दिखाई दे रहा है तो आधार को ऐसे ही रखना है, और जब गुना में होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो a पर पावर m प्लस n हो जाएगा इसका, है ना, a पर पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे समझ पाए इस फार्मूला के अनुसार से a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, है ना। नेक्स्ट अगर फार्मूला की बात करें, फार्मूला नंबर 8 में तो दिया गया है ना आपका a पर पावर यानी 1 पर पावर कितना दे रखा है, 1 पर पावर आपको दे रखा है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम बात करें तो a पर पावर कितना, 1 पर पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी संख्या पे पावर अगर कभी भी 1 पर पावर कितना हूँ क्यों ना हो जाए, मतलब 1 पर पावर 12 होगा तो भी उसका मान 1 होगा, एक पर पावर अगर 50 होगा फिर भी उसका मान 1 ही होगा। मेरा कहने का मतलब एक ये है कि 1 पर कितना भी पावर दे दीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, है ना। इस फार्मूला से आपको समझने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में है वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा चैप्टर की पहला फार्मूला की अगर बात करें तो लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा को आप ए भी मान सकते हो, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा को आप ए भी मान सकते हो, तो आप इसका फार्मूला ए स्क्वायर भी बोल सकते हो, ए स्क्वायर, है ना, जहाँ ए क्या है, भुजा है। नेक्स्ट आगे दिया गया है किसी प्राकृतिक संख्या m बड़ा है 1 के लिए हम पाते हैं ये पाइथागोरस त्रिक के अनुसार से आपको ध्यान रखना है, जब 1 से बड़ा होगी, जब जो संख्या आप पाइथागोरस त्रिक के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो 1 से बड़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 2m, है ना, 2m के रूप में और m स्क्वायर माइनस 1 के रूप में और m स्क्वायर प्लस 1 के रूप में आप पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट ये आपको हम विस्तार से चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर में आपको बताई जाएगी, सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर की अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की तो लिखा है घन और घनमूल। इसमें आपको एक भी फार्मूला नहीं है, घन और घनमूल में आपको एक भी फार्मूला नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पांचवां चैप्टर की तो पांचवां में आपको दिया गया है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना में आपको कुछ संख्या के व्यापक रूप बताया जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या का व्यापक रूप। आपको अगर किसी भी 2 अंकों वाली संख्या दिया गया हो, जैसे बात किया जाए मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या दी है आपको 12, कितना दिए हैं 12, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं 1 गुने 10, 1 गुने 10 और प्लस में 2, प्लस में कितना 2, 1 गुने 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं क्या 1 गुने 10 और क्या प्लस में 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि दहाई में आप 10 गुना करते हैं, दहाई में कितना गुना करते हैं 10 गुना करते हैं और इकाई अंक के जोड़ देते हैं, जैसे मैंने 2 को जोड़ दिया। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे बोल सकते हैं ए भी, अगर ए भी नाम की कोई संख्या था, ए भी नाम की अगर कोई संख्या है तो उसे क्या लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होगा, इकाई में 10 और दहाई में 10 गुना करके इकाई को जोड़ना होगा, ए बी इक्वल टू 10 ए प्लस बी होगा। अगर बी नाम की कोई संख्या है तो 10 बी प्लस ए होगा, आप जो स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया यहाँ पे 45 का व्यापक रूप क्या होगा, 2 अंक वाली संख्या जो है 45, उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 40 प्लस 5 या 10 गुने 4 प्लस 5, यानी आप क्या किए हैं 10 गुने दहाई अंक किए हो और इकाई अंक को जोड़ दियो। सेम इसी प्रकार से 3 अंक वाली संख्या का भी व्यापक रूप यही होता है। इसी प्रकार से होता है जब 3 अंक वाली संख्या होगी, जैसे एबीसी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एबीसी नाम की कोई संख्या, तो एबीसी में इकाई अंक सी है, इकाई आप राइट साइड से करते हैं, इकाई हो गया दहाई हो गया सैकड़ा हो गया, तो आपको सैकड़ा में 100 गुना करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 100 में अगर 1 गुना करते हैं तो 100 ए, है ना, और प्लस में 10 भी, है ना, दहाई मतलब 10 हुआ, आप यहाँ पे बी को अगर 10 से गुना करते हैं तो 10 भी हो जाता है। और क्या आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे दिया गया है 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये आपको 3 अंकों वाली संख्या का व्यापक रूप है। नेक्स्ट इसी प्रकार से अलग अलग भी संख्याएं हो सकती है और इसका व्यापक रूप अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे ए बी सी था तो आप इस प्रकार से कि एक्स वाई जेड होगा तो आप अलग रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ए बी सी चेंज हो सकता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, इकाई में आपको 1 से गुना करना होगा, दहाई में 10 से गुना करना होगा और सैकड़ा में 100 से गुना करना होगा। इस कॉन्सेप्ट के फॉलो करते हुए आप कितनों भी अंकों वाली संख्या के व्यापक रूप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका जो है 3 नंबर कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है यहाँ पे, और 10 से विभाज्यता के कुछ आपको रूल दिया गया है, वो आपको समझना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तभी वह 10 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट अगर दिया जाए तो देखा जाए 5 से विभाज्यता को आपको समझना पड़ेगा। 5 से विभाज्य वही संख्या होगा जो जिसका इकाई अंक 5 या 0 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो 5 या 0 हो। अगला है 2 से विभाज्यता के नियम आपको दिया गया है। 2 से विभाज्यता क्या होता है, 2 से विभाज्यता यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4 या 8 हो। अगर इकाई अंक कहने का मतलब आप कहेंगे अगर इस प्रकार से कोई संख्या है तो यहाँ पे अगर इकाई अंक पे 2 हो जाए, 4 हो जाए, है ना, 0 हो जाए, 0 कहने का मतलब है 0, 2, 4, उसके बाद क्या 8, अगर इन सभी संख्या 2, 4, 6, 8 अगर ये सब संख्या अगर मिलता है आपको 2, 4, 6, 8 इन सभी संख्या अगर आपको मिलता है 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिलता है तो आप कहेंगे कि वो क्या है 2 से विभाज्य होगी। इकाई अंक पे अगर इन सभी संख्या को देखोगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या है 2 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 6 नंबर में तो दिया गया है 9 से विभाज्यता। कितना 9 से विभाज्यता, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी जिसका अंकों का योग करने पर 9 से विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या दिया गया उसको सभी को जोड़ते हो, जैसे इस प्रकार से कोई संख्या दिया गया है और इसको अगर सभी को जोड़ते हो 4, 3, 7, है ना, 4, 3, 7 8 कितना हो जाता है 7, 8, 15, जो कि 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। अगर जोड़ने के बाद 9 से कट जाता तो आप कहते कि ये जो संख्या दिया गया है 9 से कट जाएगा, पूर्णता विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना इस बात को, और 9 से विभाज्यता के कुछ नियम जो आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान देना है। अगर सभी संख्या को योग करने अंकों का योग करने के बाद अगर 9 से कट जा रहा है तो आप कहेंगे कि क्या है 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट 7 नंबर में दिया गया है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता की भी कॉन्सेप्ट सेम होता है, जब किसी संख्या के अंकों का योग करने पर 3 से विभाज्य हो रही हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब अगर कोई संख्या आपको दिया गया है इस प्रकार से 5, 4, 3, 7, हम कहेंगे कि बता ये संख्या 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाना है कि सबको पहले जोड़ देते हैं। अगर 3 से कटेगा सभी अंकों को पहले आप जोड़िए, 5, 4, 9, 9 और 9, 3, 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 नहीं कट रहा है इसलिए 3 से नहीं कटेगा, है ना। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 7 19, 19 जो है ना 3 से नहीं कट रहा है, 19 3 से नहीं कट रहा, इसलिए ये पूरा के पूरा संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगर ये पूरा के पूरा जोड़ने के बाद 18 आया होता और 18 3 से कट जाता है, इसलिए पूरा के पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाता। तो आपने 3 से विभाज्यता के नियम समझ गए हो। अब हम
चैप्टर नंबर छठा की बात कर लेते हैं। छठा चैप्टर में आपको दिया गया है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको समझने लायक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या आपको ध्यान रखना, ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, है ना। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो दोनों की सेम ही कंडीशन होती है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। आप इसको एक्सचेंज करके बोल सकते हो, बट यहाँ पे माइनस और प्लस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात अगर किया जाए फॉर्मूले नंबर 3 को, तो दिया गया है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इन दोनों को जोड़िए ए प्लस बी कीजिए और इंटू ए माइनस बी कीजिए, ए माइनस बी कीजिए, और दोनों के गुणा करने के बाद यही आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर बात किया जाए फॉर्मूला नंबर 4 की, तो 4 में आपको दिया गया है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ध्यान रखना आपको, अगर इसका फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो इस फॉर्मूला का आप बताओगे एक का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और क्या प्लस में ए बी, है ना। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूला का आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, तो इसमें आपको एक भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है। अगर अगला फॉर्मूला की बात किया जाए तो अगला चैप्टर में एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी आपको एक भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है। और कॉन्सेप्ट तो है, बट आपको कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करूंगा जब चैप्टर स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपको 9वां चैप्टर में दिया गया सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इसमें भी आपको एक भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है। अगर 10वां चैप्टर की बात किया जाए तो 10वां चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें दिया गया, आपको इसको बहुत गौर से ध्यान देना है। आपको क्या जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा सारा के सारा इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको इस बात को ध्यान से समझना है। चैप्टर है 10 में राशियों की तुलना, राशियों की तुलना ध्यान देना है आपको। राशियों की तुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास ऐड के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर पहला फॉर्मूला की बात किया जाए तो लिखा है आपका बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा बराबर क्या होता है जो आपको ध्यान देना है, लिखा है आपको अंकित मोल माइनस विक्रय मूल, अंकित मोल माइनस विक्रय मूल। दूसरा फॉर्मूला है बट्टा प्रतिशत बराबर, बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बट्टा बटे अंकित मोल गुणे 100, बट्टा बटे अंकित मोल गुणे 100, बट्टा है ना, बट्टा बटे अंकित मोल गुणे क्या, गुणे आपको 100 करना है। बट्टा गुणे 100 बटा अंकित मूल आप बोल सकते हो, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल बोल सकते हो आप। नेक्स्ट अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो दिया गया है लाभ बराबर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, यानी लाभ हमें तभी होगा जो हम बेचे हैं और जो खरीदे थे उसे घटाएंगे। तो हमें यहाँ पे अगर जो राशि मिलता है, यानी बेचे की राशि में से खरीदे की राशि को अगर घटाएंगे, जो हमें यहाँ पे आपको मान मिलता है, वैल्यू प्राप्त होता है, वो यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा, यानी उसे आप लाभ कहेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्या है क्रय मूल, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल। अगला अगर फॉर्मूला की बात किया जाए फॉर्मूला नंबर 5 की, तो दिया गया है हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। अगर हानि प्रतिशत की बात किया जाए तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल। ये आपका छठा फॉर्मूला था। 7वां में दिया गया है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा क्या है, दर बटे आपने 100 देख रहे हो, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला था। अगला है 8 नंबर फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान रखना है आपको, बाकी आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है मैं आपको सारा के सारा क्लियर करूंगा जब आपको चैप्टर स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट 9 नंबर अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो दिया हुआ है मिश्रधन बराबर, जब आपको मिश्रधन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, मूलधन गुणे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर टी, यानी आप एन भी बोल सकते हो, कहीं कहीं टी भी लिखा होता है, यानी उसका अर्थ होता है समय, है ना, क्या अर्थ होता है समय। क्या करेंगे, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, है ना, पर पावर टी, यानी एन भी बोल सकते हो, इसे समय बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 10 नंबर फॉर्मूले की, तो लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ध्यान रखना आपको। आगे है अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या होता है, आप कभी कभी ऐसे चैप्टर में देखे होंगे क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन बनाते वक्त या फिर मार्केट वैल्यू देखते होंगे कि कभी इतना प्रतिशत बढ़ गया, 50% में वृद्धि हो गई कभी किसी वस्तु में, किसी वस्तु के रेट में, तो कभी कमी हो गया, तो यही होता है अवमूल्यन, यानी कमना और बढ़ना ही अवमूल्यन के रूप में आता है। तो यहाँ पे अवमूल्यन बराबर मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटे 100, इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, अवमूल्यन बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। अगला है चतुर्भुजों की समझना, चतुर्भुजों की समझना 11 नंबर चैप्टर की बात अगर किया जाए तो इसमें पहला फॉर्मूला दिया गया है आपको बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे बात किया जाए बहुभुज का कोण, बहुभुज मतलब त्रिभुज हो सकते हैं, है ना, त्रिभुज हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं। अगर त्रिभुज की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज की 3 भुजाओं वाला कोण की अगर बात किया जाए तो n-2 दिया हुआ है और गुणे 180 कीजिएगा, गुणे कितना करना है, 180 डिग्री करना है। आप 3 भुजा वाले कोण की बात किया जा रहा है, 3 कोने वाले यहाँ पे आपको कोई आकृति है ना, 3 भुजाओं वाले, तो उसकी कितना डिग्री के कोण बनेगा, तो 3 माइनस आप 2 कीजिएगा और गुणे आपको 180 करना होगा। आप बताइए 3 में से 2 गया, 1 गुणे 180 हो गया, यानी आप देख पा रहे हो अगर गुणा करते तो 180 आता है, कितना आता है, 180 आता है। तो आपने यहाँ पे समझ पाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ, कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ। इसी प्रकार से आप अलग अलग भुजाओं के यहाँ पे भुजा के मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे और इसमें से 2 घटा करके जो भी आता है 180 से गुणा कीजिएगा, तो आपको कोण पता चल जाता है, बहुभुज के कोण पता चल जाता है ना। अगर 2 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो लिखा हुआ है 2 नंबर में समबाहुभुज के प्रत्येक बाय कोण बराबर, बाय कोण का माप क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है 360 बटे n, जहाँ n क्या है, भुजा है, जहाँ n क्या है, भुजा है। नेक्स्ट विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n इंटू n-3 बटे 2, n इंटू n-3/2 के द्वारा आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चैप्टर नंबर 12 की, तो लिखा है
प्रायोगिक ज्यामिति, इसमें आपको कोई भी सूत्र नहीं होती है। नेक्स्ट है ठोस आकारों का चित्रण, यानी इसमें आपको प्रायोगिक ज्यामिति है 12 नंबर चैप्टर। 13वां है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों के चित्रण में आपको फॉर्मूला एक आपको दिखाई दे रहा है, और सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना आपको। एफ प्लस भी बराबर E+2, जहाँ एफ क्या होता है फलकों की संख्या, भी क्या होता है शीर्षों की संख्या, और ई क्या होता है किनारों की संख्या। आप इस फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे ठोस आकारों की चित्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला अगर बात किया जाए मेंसुरेशन, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात की जाएगी जो आपको ध्यान से समझना है। पहला फॉर्मूला आपको दिया गया है आयत का परिमाप। पहला क्या है आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आपको दिया गया है ना इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी कहने का मतलब एल क्या है लंबाई है और बी क्या है चौड़ाई है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत के परिमाप का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर 2 नंबर फॉर्मूला की बात किया जाए तो लिखा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी, कहने का मतलब एल कहने का मतलब लंबाई और बी कहने का मतलब चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई ये आयत का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, यानी आप इसे 4a भी बोल सकते हो। 4 गुने भुजा कहने का मतलब 4a भी बोल सकते हो, जहाँ ए क्या होगा भुजा होगा, ये क्या होगा भुजा होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चौथा नंबर फॉर्मूला की, तो वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा स्क्वायर आप करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी ए का स्क्वायर भी इसे बोल सकते हो आप, ए का स्क्वायर। पांचवा नंबर फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो पांचवा नंबर में दिया गया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी गुने एच होता है, मतलब बी कहने का मतलब आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए छठा नंबर में, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी। ए और बी क्या होता है आसन्न भुजा होता है, जो मैं आपको डायग्राम के द्वारा आपको जब चित्र स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर समझाने का प्रयास करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी देने का प्रयास करेंगे। ये आपको समझ के रखना है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगर बात करें हम अगला 8 नंबर फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है ना 8 नंबर फॉर्मूले में दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने d1 1/2 गुने d2, ये आपका फॉर्मूला होता है। कब जब आपके दो विकर्ण पता होता है तो आप क्या करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। इसके अलावा समचतुर्भुज का परिमाप है तो ध्यान रखना आपको 4 गुने भुजा जो आपको 7 नंबर में था, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है। 8 में आपको बता दिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने d1 गुने d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। आप 9 नंबर फॉर्मूला की बात करें अगर तो 9 नंबर में दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब a प्लस बी, है ना, और गुने आपको ऊंचाई करना होता है। गुने क्या करना होता है ऊंचाई करना होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना 1/2 गुने a प्लस बी इंटू एच, यानी समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी, ये होता है फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। नेक्स्ट अगर बात किया जाए समलंब चतुर्भुज की परिमाप का, तो चारों भुजाओं का योग, समलंब चतुर्भुज की परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग होता है। 10 नंबर तो आपको बता दिया गया। 11 नंबर बोला जा रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसको डायग्राम अगर बताते तो और आपको ज्यादा समझ आता। ध्यान रखना अभी फिलहाल के लिए 1/2 गुने AC, गुने क्या है AC, गुने AC क्या होता है जब आप विकर्ण को मिलाते हैं यहाँ पे लंब डाला जाता है, वो सबसे लंब बड़ी वाली भुजा होता है AC, और क्या है ना H1, मतलब ऊंचाई जो पहला जो विकर्ण लंब डाली जाएगी H1, और प्लस में H2 होता है, H1 और H2 होता है। ध्यान रखना आपको जब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको 1/2 गुने AC गुने H1 प्लस H2 होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 12 नंबर फॉर्मूला की, तो 12 नंबर में दिया गया आपका वृत्त का परिधि, यानी वृत्त की परिधि 2πr, आप यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ r क्या है त्रिज्या है, जहाँ r क्या है त्रिज्या, और पाई क्या होता है पाई का वैल्यू होता है, आप वहाँ पे 22/7 रखेंगे, है ना, पाई के वैल्यू यहाँ पे 22/7 का प्रयोग करेंगे। अगला दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है ना आपका, तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर। अगर बात किया जाए अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई r, है ना, पाई r प्लस 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अगर बात किया जाए अर्धवृत्त के परिमाप के अलावा, तो यहाँ पे आपको आगे दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल 15 नंबर फॉर्मूला में वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है पाई r स्क्वायर, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई r स्क्वायर में 2 से अगर भागा देते हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है पाई r स्क्वायर बटे 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। 15वां नंबर तो हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया फॉर्मूला क्या है घनाभ का आयतन, यानी L गुने B गुने H होता है। L कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, B आपको ऊंचाई होगी चौड़ाई होगी और क्या होगा ऊंचाई होगा, है ना, इस बात को ध्यान रखना। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अगर बात कर ले हम 17 नंबर फॉर्मूला की, तो 17 नंबर में दिया गया है घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू 2h, मतलब 2 गुने ऊंचाई और इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान रखना L प्लस B होता है, 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका क्या होता है घनाभ का क्या होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो दिया गया है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है LH, है ना, ये आपका क्या होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे L क्या है लंबाई है, B क्या है चौड़ाई है, और H क्या है ऊंचाई है। अगर बात किया जाए 19 नंबर फॉर्मूले की, तो 19 में लिखा है घन का आयतन, तो घन का आयतन दिया गया यहाँ पे AQ, घन का आयतन क्या दिया गया AQ, मतलब भुजा Q होता है, क्या होता है भुजा Q होता है। घन का आयतन यहाँ पे ध्यान रखना है भुजा Q होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए घन के आयतन के अलावा, तो दिया गया है घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने क्या है भुजा स्क्वायर। ध्यान रखना आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। इसके अलावा आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान रखना आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 6 गुने भुजा स्क्वायर। आगे आपको दिया गया है 22 नंबर में लंब वृत्तीय, क्या लिखा है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर, ये लंब वृत्तीय बेलन का आयतन हुआ। अगला आपको दिया गया है लंब बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h, ये आपका क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 24 नंबर फॉर्मूला में दिया गया है ना आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 2πr इंटू r प्लस h, ये आपका होता है जो दिया गया है 24 नंबर में 2πr इंटू r प्लस h, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 15 नंबर में, तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 16 में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 17 में आपको ध्यान रखना, 17 में आपको दिया गया है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई या अमाप उसी के बोल सकते हैं, या फिर सीमा उसी को बोलता है ना अमाप, यानी आप उसे चौड़ाई बोल सकते हैं ना। वर्ग का क्या लिखा है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई जो होता है ना, ऐसे 5 से 10 है ना, 5 से 10 और 10 से 20, आपको ये जो होता है ना इसकी चौड़ाई अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, ऊपरी सीमा है ना, ऊपरी वर्ग सीमा या फिर उच्च वर्ग सीमा में से आप क्या कीजिएगा, निम्न वर्ग सीमा को घटाइएगा। 10 में से 5 गया तो 5 वही आपका वर्ग अंतराल हुआ ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपको, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा क्या है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई या अमाप निकालने के लिए उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाइएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। निम्न वर्ग सीमा मतलब जैसे होता है ना 2 से 4 होता है, तो इसकी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों के जोड़िएगा, इन दोनों को क्या कीजिएगा जोड़िएगा, 2 से भागा दीजिएगा, तो 4 2 6, 100 में 2 से भागा देते तो 3, ये आपका हो जाता है वर्ग चिन्ह। तो ध्यान रखना इस बात को, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा बराबर क्या होता है, यानी वर्ग अमाप में निम्न वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं, वर्ग अमाप प्लस निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से निम्न वर्ग सीमा की फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहिएगा वर्ग अमाप प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, अब ये यहाँ पे जो है ना यहाँ पे चला आएगा, यानी प्लस ऊपरी वर्ग सीमा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लास्ट एंड पहला फॉर्मूला, लास्ट चैप्टर की पहला फॉर्मूला अगर देखा जाए संयोग और प्रैक्टा में आपको पहला फॉर्मूला दिया गया है ना, एक घटना की प्रैक्टा, किसी घटना की प्रैक्टा अगर दिखा जाए तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ध्यान रखना है, ये आपका लास्ट हुआ है ना, ये चैप्टर लास्ट हुआ। आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप अपना यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।